नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारों, मुसीबतों से उभरती है शख्सियत यारों, जो पत्थरों से ना उलझे वो आईना क्या है। इस शेर की मानिंद है उनकी शख्सियत जो है हमारे आज के मेहमान, जिनकी ज़िंदगी में कड़ी धूप भी थी और उस्ताद की शफ़क़त की छाँव भी, जो तमाम उम्र सिर्फ़ और सिर्फ गायकी को समर्पित रहे, जो गुरु शिष्य परंपरा के अलंबरदार हैं। हमारे साथ आज हैं शास्त्रीय गीत संगीत का मकबूल नाम उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब। यशोदा तोरा काना माने यशोदा तोरा काना माने यशोदा तोरा। मौसीकी की यादगार महफिलें, आओ बलम आओ बलम आओ बलम आओ बलम। जिंदगी का तवील सफर, तालीम और रियाज से निखरी अदायगी, रामपुर सहसवान ग्वालियर घराना और जिन्हें सानिध्य मिला उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब का। आज तारुफ उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब से। उस्ताद गुलाम जाफर खान और तौकीर बेगम के दिल का सुकून, रामपुर सहसवान घराना और उसकी नायाब बंदिशों को सहेजा उस्ताद गुलाम सादिक खान ने। ऑल इंडिया रेडियो से शुरू हुआ सफर पहुंचा देश विदेश तक। ख्याल गायकी में आपकी पेशकश काबिल तारीफ रही। उन्नीस 1957 में उस्ताद गुलाम सादिक खान ने पहला परफॉर्मेंस दिया कोलकाता में। उस्ताद गुलाम सादिक खान के दिल में हमेशा से ये रहा कि बंदिशों का जो खजाना उनके पास है वो उसे सौंप दें। मोरे गारे गारे सानी रे गामा बामा गारे गामा बादा बामा गामा नीदा बामा गामा दानी दादा सानी मादा सानी नीदा बामा गामा बा गामा बामा गामा गारे सा मोरे गारे आ मोरे गारे आ। इसी गरज के चलते उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 24 साल के करियर में एक से बढ़कर एक शिष्यों को तैयार किया। आज की तारीख में उनके बेटे भी गायकी की दुनिया में अपने फन का जलवा बिखेर रहे हैं। उस्ताद गुलाम सादिक खान को उनकी खिदमात के लिए बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया और आज की तारीख में वो मौसीकी की खिदमत में लगे हुए हैं। बीच डगर मोरी कर पकड़त है, बीच डगर मोरी कर पकड़त है, लाज नाई मोरी चोरी कर पाई कर तू पेड़ बेर बेर जाने न दे धो तो अब दे यशोदा तोरा खाना मारना यशोदा तोरा यशोदा तोरा यशोदा तोरा। बहुत बहुत खुश आमदीद उस्ताद जी शख्सियत प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने याद फरमाया इस खिदमत के लिए। बहुत शुक्रिया। आप बातचीत की शुरुआत आपके बीते वक्त से करें। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि आप सालों साल इस फ़न की खिदमत करते रहे, लेकिन अगर पीछे के वक्त की बात करें, आपके माजी की बात करें, तो कौन कौन इस वक्त याद आता है आपको जिसका आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल रहा कि आप आज इस मकाम पर हैं? जब मैंने संगीत शुरू किया है, ये गौर कीजिए
कि 1956 में मैंने बाकायदा तौर पर सीखना शुरू किया। मैंने 1953 के बाद तो मैं खुद ही गाता था, तालीम हासिल करता था। तो उस ज़माने में जो लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ां, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी, उस्ताद अमीर ख़ां, पटवर्धन जी, मेरे अपने उस्ताद मुश्ताक हुसैन ख़ां और उस्ताद निसार हुसैन ख़ां साहब। इन सब से आपका मिलना जुलना होता था? इन सब से मेरा मिलना जुलना होता था और मैं इनको ऐसे सुनता था कि मालूम होता था कि कोई एक अजीब चीज़ सुन रहा हूँ मैं। तो मुझे ये बताइए कि जब आप इनके साथ उठते बैठते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे, तो इनके मिजाज, इनके बारे में जो आपने वाक़या देखे हों, कुछ ऐसी बातें जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताद मुश्ताक हुसैन ख़ां साहब की बहुत सी बातें ऐसी बताना चाहता हूँ। मैं जब गया गाना सीखने के लिए तो मुझसे बोले, वो कहने लगे, भाई मेरी तुम्हारी रिश्तेदारी अपनी जगह पर है, लेकिन असली रिश्तेदारी तुम्हें इससे करना है। इशारा किया उन्होंने तानपुरे की तरफ। कहने लगे, अगर इसके साथ तुम रहोगे और इसके साथ अपनी जान की बाजी लगा दोगे तब तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आपके रिश्ते में क्या होते थे वो? मेरे रिश्ते में तो वैसे मेरे वालिद के चचा लगते थे, यानी मैं उनको दादा मियाँ कहता था। अच्छा। लेकिन जब मेरे रिश्ते की बातचीत लग गई, शादी की, तो फिर मैंने उनको अब्बा कहना शुरू कर दिया। अच्छा, मतलब फिर वो आपके ससुर भी बने? ससुर बने। वैसे उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें 40,000 बंदिशें मिली जी हाँ। दहेज में, लेकिन फिर आपकी जब शादी हुई तो आपको क्या कुछ मिला बंदिशों के तौर पर? मुझे भी इतनी बंदिशें तो नहीं, लेकिन हाँ तकरीबन कोई 1800 बंदिशें उन्होंने मुझे दी और कहा कि बेटा ये अमानत है, इसको तुम यानी रिवाइज करते रहोगे और रियाज करते रहोगे तो तमाम ज़िंदगी तुम्हारे लिए इल्म की दौलत की कमी नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बंदिशें उन्होंने आपको दी, उन बंदिशों में कौन सी आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा बंदिशें रही? हमारे पसंद की बहुत सी बंदिशें रही और सबसे पहले तो उन्होंने एक बंदिश शुरू कराई मुझे राग भैरव में। समझ गई कि जो मतलब ये है कि ट्रेडिशनल तालीम में जी। सुबह के टाइम पर शागिर्द को राग भैरव बताते हैं और शाम के टाइम पर राग यमन बताते हैं। मेरे ख्याल से ये वही वाक़या आप बताने जा रहे हैं जिसमें आपको शायद उन्होंने कई हफ्तों तक के एक ही बंदिश की प्रैक्टिस करवाई थी। जी हाँ, ये वही बंदिश है। क्या बात को एक्सप्लेन किया था उन्होंने, आज तक मुझे याद है। कह लगे, देखो भाई, ये इस बंदिश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर खुदा के नाम को अलग अलग अंदाज से कहा है। अच्छा। ए करीम रहीम, ए बंदा नवाज, पाक परवरदिगार। अब ये तीनों नाम खुदा के हो गए। कह लगे, भाई इस बंदिश को तुम रियाज करते रहो। तो वो बंदिश मैंने काफ़ी तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते गाता रहा। मैं जो एक और बात इसी बात से जुड़ी हुई है जो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक सीना बसीना एक परंपरा रही, आपके गुरु ने आपको दिया, आपने अपने बच्चों को दिया, लेकिन अगर हम आज के ज़माने की बात करें तो आपको लगता है कि जो ये सीना बसीना परंपरा चली आ रही थी, इसमें कहीं कोई गिरावट आई है, कहीं कमी आई है? कमी तो आई है, गिरावट भी आई है, लेकिन ये सिलसिला चल रहा है, अभी बरकरार है। जो गुनी लोग हैं, ख़ानदानी लोग, उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दी है, बेटों को, पोतों को, नवासों को। मतलब ख़ानदान में जितने टैलेंटेड बच्चे हैं, जिनका लगाव संगीत की तरफ से है, चाहे वो गाना हो या कोई साज बजाना हो, तो वो सिलसिला चल रहा है। मुझे ये बताइए कि यकीनन आप आज जिस मकाम पर हैं,
यहाँ तक पहुँचने में आपने कई दुश्वारियाँ भी झेली होंगी, बहुत सी मुश्किलों का सामना भी किया होगा। उन तमाम बातों का जिक्र ज़रूर कीजिए कि किन दुश्वारियों और किन मुश्किलों का सामना आपने किया। मैं जब अपने उस्ताद के पास गया था तो उस वक़्त मेरी उम्र तकरीबन कोई 14-15 साल की थी। बस ऐसे काँपता था मैं अपने उस्ताद से कि बस उफ़, इतना डरता था। और जब सीखने के लिए बैठता था तो भी यानी अपना आपा खो देता था मैं। तो लेकिन वो कहते थे कि बेटा घबराओ नहीं, शुरू में ऐसे ही होता है। तो बहुत सीखा, 10 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे रोज़ रियाज कराते थे और सिखाते थे। बुज़ुर्ग आदमी थे लेकिन बड़ी हिम्मत थी और कहते थे कि मैं सब वही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जो मैंने किया है, अपने उस्तादों से सीख के। वही जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगा उस वक्त तक तुम गवैये नहीं बन सकते। फिर सीखने के बाद जब आपने एक स्ट्रगल शुरू किया, वो कैसा था? स्ट्रगल ऐसा था कि ख़ुद ब खुद भगवान ने और खुदा ने मुझे रास्ते दिखाना शुरू कर दिए। सन 56 में तो मैंने रेडियो का प्रोग्राम पास किया और उसके अंदर मैं अप्रूव्ड हो गया रेडियो स्टेशन में। उस ज़माने में बड़ी सख्ती थी, आमने सामने बैठ के जज सुनते थे, एग्जामिनर्स वगैरह। उसके बाद 1957 में सबसे पहला पड़ाव जो मैंने मारा वो था ऑल इंडिया रेडियो का म्यूज़िक कंपटीशन, जहाँ पर आपको पहला प्राइज़ मिला। पहला प्राइज़ मिला और फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उनके हाथ से मुझे प्राइज़ मिला है। उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ होगा? आपको लगा होगा नहीं कि आपकी इतने सालों की मेहनत आज कामयाब हो गई? बस मैं आपसे क्या बताऊं कि वो जो 8-10 घंटे का रियाज था मेरा, सन 53 से लेकर सन 57 तक वो ऐसा काम आया मेरा कि बस पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मैं अकेला चुना गया वाहिद। क्या बात है। आपसे बातचीत कर हम सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है और इतने सालों से वो आपकी गायकी को देखते रहे। उनका क्या कहना रहा आपके लिए, आइए आपको मैं दिखाती हूँ। उस्ताद ग़ुलाम सादिक खान साहब, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने आपके उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब और आपके वालिद उस्ताद ग़ुलाम जाफ़र खान साहब की खिदमत करी और उनसे मैंने भी कुछ बंदिशें सीखी। आपके वालिद साहब ऐसी सुरीली सरंगी बजाते थे। आपके ख़ानदान में मौसीकी, आपके चचा, आपके ताया सब बहुत ही बड़े बड़े फ़नकार थे और आपने इस फील्ड में, इस गायकी में और जो आपके योगदान हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने बहुत सिखाया और जिन जिन को आपने तालीम दी और जहाँ जहाँ आपके कार्यक्रम हुए, लोग आपको हमेशा याद रखेंगे और खुदा आपके बच्चों को, आपके शागिर्दों को बहुत कामयाब करे ताकि वो आपके ख़ानदान का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम डैडी। मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि आज मुझे आपके बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं आपका बेटा हूँ। तमाम दुनिया आपको एक बेहतरीन क्लासिकल फ़नकार के तौर पर जानती है। आपकी तालीम का ही ये असर है कि आज आपकी वजह से और आपके सदक़े में तमाम दुनिया मुझे ग़ुलाम अब्बास ख़ान के नाम से जानती है और एक फ़नकार के तौर पर जानती है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों पर आपका साया बरकरार रखे, आपको तंदुरुस्ती दे। और मैं इस बात का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डैडी आज आपको कि न सिर्फ़ आपने मुझे सिखाया बल्कि मेरे बेटे ग़ुलाम हसन को भी आपने बचपन से इतनी अच्छी तालीम दी है कि आज मुझे फ़ख्र होता है कि मैं आपका बेटा हूँ और ग़ुलाम हसन मेरा बेटा है और आपका पोता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए आप? इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उस्ताद अमजद अली खान साहब जो हैं ख़ुद इतने बड़े फ़नकार हैं और उनका इतना ही कहना मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।
बिल्कुल, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब। उस्ताद जी, ये ज़रूर बताइए आपके घराने के बारे में, और जिस तरह से जो आज का दौर है उसमें घरानेदार गायकी का जो चलन है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि आजकल की गायकी का जो चलन है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ख़ानदानी होना, ट्रेडिशनल सिलसिलेवार होना, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे घराने की परंपरा मियाँ तानसेन जो मौसीकी के मूजिद थे और जिनसे चली है संगीत, उनके ट्रेडिशन में मैं चला आ रहा हूँ। मैं सिलसिला बताऊँ आपको। जी। उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो मियाँ तानसेन के पोतों में से थे, बहादुर हुसैन खान साहब के शागिर्द थे मेरे दादा उस्ताद इनायत हुसैन खान। उनके शागिर्द थे मेरे उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, और उनके सदक़े में, उनके तुफ़ैल में मेरे पास आया है ये इल्म। तो ये ट्रेडिशन है मेरा कि जो मेरे गाने की और मेरी परंपरा की शाख मिलती है वो जाके मियाँ तानसेन के वहाँ मिलती है। आप अपने वालिदैन को आज कैसे याद करना चाहेंगे? मैं अपने वालिदैन का बस ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहता हूँ और हर कदम पे उनको याद करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक बच्चा ही कहूँगा मैं उनकी नज़र में, मेरे जैसे इंसान को उन्होंने बहुत अच्छी तालीम दी। जब मैं मुश्ताक हुसैन खान साहब के पास गया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारे लिए इन्हीं का मकाम भगवान का रुतबा रखता है और तुम इनसे सीखोगे तो ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे। क्या बात है। आपके कुछ और अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाती हूँ उनका क्या कहना रहा। आइए देखते हैं। गुलाम सादिक खान साहब एक बहुत अच्छे गायक कलाकार हैं और ये ख़ास सैसवान घराने के हैं। एक ख़ास खूबी ये है कि ये जिनके शागिर्द हैं मुश्ताक हुसैन खान साहब के, उन्हीं की बेटी इनके घर में आई। तो मुश्ताक हुसैन खान साहब इनके ससुर भी हैं और उस्ताद भी, और उनसे इन्होंने सीखा और गायकी को चमकाया। गुलाम सादिक खान साहब एक बहुत उम्दा मिजाज के आदमी हैं और बहुत ही धीमा मिजाज रखते हैं, हर एक से बहुत प्यार से बात करते हैं और इनका खुलूस तो भाई मशहूर है। गुलाम सादिक खान साहब या इनके भाई वगैरह जितने भी कानपुर के लोग हैं, ये सब बहुत प्यार से मिलते हैं और इनका खुलूस सबके साथ बराबर है, एक जैसा। खैर, मेरी दुआएं हैं कि वो ज़िंदा रहें, हमेशा खुश आबाद रहें और बहुत अच्छे गाते रहें और खूब तंदुरुस्त रहें। मशहूर उस्ताद, हमारे पूजनीय उस्ताद रामपुर के उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, जिनके दामाद आज आपके सामने बैठे हैं, उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब। आपके परिवार से हमारा बहुत पुराना संपर्क है, 50 साल से ऊपर हो गया। कहते हैं कि उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब की शादी में, दहेज में उनको मिला था करीब 40,000 बंदिशें। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना सही तो हमारे सादिक भाई साहब के पास तो कुछ ना कुछ तो होगा। हमारे साथ यूनिवर्सिटी में बहुत साल बिताए। ऊपर वाले से मैं मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ इनके लिए, और प्रचार करें। एज ए गुरु, एक उस्ताद के नाते पे वो और शिक्षा दान करे अपने शागिर्दों को, ताकि उनकी और संगीत की सेवा कर सके। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? इनके लिए ये कहना चाहूँगा मैं कि सब बड़े गुणी लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, वो सारंगी में और ये सितार में, देबू चौधरी साहब। जी जी। तो इन्होंने जो कुछ भी कहा है ये इनकी मोहब्बत है, इनायत है। मेरे जैसे
मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे छोटे फनकार के लिए जो कुछ भी इन्होंने तारीफ़ की है, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इन्होंने जो कुछ भी कहा मेरे लिए, बस। मुझे एक बात जो देबू चौधरी जी ने भी कही और पहले भी मैंने आपसे जाननी चाही थी, जो बंदिशों का जिक्र आया, तो आपके पास अब जो बंदिशें हैं उन्हें आपने किसे दिया और क्या वो उन बंदिशों को आगे ले जाने के हिमायती हैं? जी हाँ, वो जो मेरे उस्ताद ने बंदिशें मुझे दी हैं, हाँ, 1800 बंदिशें उन्होंने मुझे जो बताई हैं वो सब मुझे याद हैं। और वही बंदिशों का रिवीजन मैं करता हूँ और शागिर्दों को करा रहा हूँ। और अपने बेटे, अपने पोते और अपने ईमानदार शागिर्द, ईमानदारी का मतलब ये है कि गाना बजाना ईमानदारी का काम है। आजकल का ज़माना बड़ा नाजुक हो गया है संगीत की दुनिया में। लोग सीखते हैं और सीखने के बाद मुकर जाते हैं, लेकिन मेरा दिल ऐसा बनाया है खुदा ने कि मैं तो परेशान हूँ कि ये इल्म किसको दूँ मैं। मुझे सीखने वाले मिलें तो मैं ये सच्चाई के साथ उनको दे दूँ। वैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे माशाल्लाह 24 साल, और आपने वहाँ बहुत अच्छे अच्छे शागिर्दों को तैयार किया। उस वक्त और आज के वक्त में तालीम का मयार कैसा देखते हैं आप? तालीम का मेयार पहले से फ़र्क है। उस ज़माने में जब मैं सिखाता था, 24 साल मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिखाया है डिपार्टमेंट ऑफ म्यूज़िक में। उस वक्त भी मेयार अच्छा था और अब भी संगीत का मेयार बहुत अच्छा है। शास्त्रीय संगीत को आप पूर्ण रूप से समर्पित रहे, लेकिन अब जो आपके बेटे साहिब हैं वो गज़लों की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, तो आपने क्या उनके ऊपर तंबी नहीं की कि नहीं अब तुम शास्त्रीय संगीत ही सीखो, गज़लों की दुनिया में ना जाओ? नहीं, शुरू में गज़लें गाते थे वो, और आज भी गज़लें गाते हैं, और ये उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है। लेकिन अब तो वो प्योर क्लासिकल में आ गए हैं। अच्छा। अब तो मेरे साथ भी गाते हैं वो, और अकेले भी उनके क्लासिकल के प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड में शायद कोई जगह ऐसी बाकी बची होगी जहाँ नहीं गए होंगे। कम से कम 20-22 कंट्रीज़ में गए हैं, और जहाँ जाके क्लासिकल म्यूज़िक को उन्होंने फैलाया है। और इंडिया में भी दिल्ली के अंदर बहुत प्रोग्राम दिए हैं उन्होंने। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो तो उनके लिए एक आला चीज़ है और अव्वल चीज़ है, लेकिन ये उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है कि उनको बेशुमार गज़लें और कंपोजिशन याद हैं जो बम्बई के फिल्म स्टार्स जो हैं प्लेबैक सिंगर, उनको उन्होंने गवाई है वहाँ पर। अच्छा। मुझे ये बताइए कि चलते चलते एक चीज़ जहन में ज़रूर आ रही है मेरे, जो मैं आपसे जानूं। एक बहुत लंबा अरसा आप इस फ़न के साथ रहे, कोई एक ख्वाब जो आपको लगता है पूरा नहीं हुआ और उसे पूरा होना चाहिए था? वो ख्वाब अभी भी अधूरा है। गाना बजाना ऐसी चीज़ है कि इसको जितना किया जाए उतना थोड़ा है। अभी भी ये मालूम होता है कि अभी कुछ और करना है, अभी कुछ और करना है, अभी कुछ और बाकी है, ये कर लो, ये कर लो। मतलब उसी को सजाने में, संवारने में और उसको रिफाइन करने में मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। ये जज्बा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन चलते चलते एक गीत आपसे हम ज़रूर चाहेंगे जो आपको बेहद पसंद हो, उसे हमारी ऑडियंस के लिए गुनगुना दे। मैं बताता हूँ जी। राम तेरी गंगा मैली के अंदर एक गीत था, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। आप आज शख्सियत में आए, हम लोगों को इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नहीं समीना जी, आप इतना अच्छा ये प्रोग्राम कर रही हैं कि शख्सियत के नाम से जो प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसमें सारे जितने भी ना सिर्फ बड़े बड़े, बड़ों से छोटे, या मतलब ये कि मतलब हर स्टैंडर्ड के आर्टिस्ट को आप बुला के इसमें पेश कर रही हैं। उनके जो ख़यालात हैं और उनके रिव्यूज़ हैं वो सब ले रही हैं। मुझे बड़ी खुशी है और मैं तो ख़ुद इस बात का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस प्रोग्राम में मैं आया और आके आपसे हम कलाम हुआ और गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और चमकते सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।